दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम इतने दिनों से कहानियाँ अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिन्हें सॉर्ट करने में हमें काफ़ी समय लग गया, और इतने समय तक आपके इंतज़ार के लिए और पेशेंस के लिए और सपोर्ट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे से समय पे कहानियाँ अपलोड हुआ करेंगी और आप लोगों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मुश्ताक है। मैं इंटीरियर का काम करता हूँ। घर में सारी फर्नीचर से लेकर और किचन और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें कि हमें अक्सर ऐसे घरों की चाबियां मिलती हैं जिसमें लोग या तो शिफ्ट होने वाले हैं या तो पहले से रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने घर को रेनोवेट कराना है, तो वो लोग हमें अपने घर की चाबियां दे देते हैं और हम लोग वहां आराम से काम कर सकते हैं। हालांकि हमें एक डेडलाइन तो ज़रूर मिलता है, जिस डेडलाइन के अंदर अंदर हमें वो काम कंप्लीट करके देना रहता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये रहती है कि काम और फिनिशिंग इतना अच्छा हो कि लोग देखकर खुश हो जाएं और उन्हें ये इंतज़ार वर्थ लगे। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा नए नए जगह का कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं, और हम किसी जगह के लिए स्पेसिफिक नहीं हैं। हमें जहाँ जिस स्टेट में जिस जगह पे भी काम मिल जाता है, हम लोग अपने टीम को लेकर वहाँ चले जाते हैं। मतलब अगर हमें दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, महाराष्ट्र या गुजरात, राजस्थान कहीं का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो हमारी कोई ना कोई टीम वहाँ पहुँचकर काम करने लगती है, और हर किसी का काम बिल्कुल एक जैसा होता है और एकदम परफेक्शन के साथ, ताकि लोग कभी भी ये ना सोचें कि हाँ, वहाँ की टीम ज़्यादा बेहतर काम करती है या यहाँ की टीम ज़्यादा बेहतर काम करती है। ऐसे ही एक बार हमने जो काम दिल्ली एनसीआर में किया था, उस काम को देखकर एक सकलेन भाई नामक व्यक्ति का हमें कॉल आया। उन्होंने हमें बताया कि हमें अपने एक जानने वाले के घर जाने पे आपका काम देखने को मिला। आपका काम देखकर हम लोग इतना इम्प्रेस हुए कि हमें लगता है कि आप ही हमारा काम करें, लेकिन हम दूसरे स्टेट में रहते हैं। क्या आप हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए हम लोग पहले से ही स्पेशलाइज थे। हम लोग तुरंत तैयार हो गए। हम लोगों ने कहा, हाँ, वहाँ हमारी एक टीम है जो कि बिल्कुल इसी तरीके का काम आपको कर कर देगी। लेकिन उन्होंने जोर देते हुए कहा, नहीं, हमें सिर्फ आप चाहिए। अगर आप काम करने के लिए नहीं आ सकते तो हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। मैंने अपने टीम को बोला, ठीक है, तुम लोग वहाँ काम शुरू करने के लिए जाकर साइट देखाओ। मैं वहाँ जिस दिन से काम स्टार्ट होने वाला रहेगा उस दिन वहाँ पहुँच जाऊँगा। और मैंने क्लाइंट से भी यही सारी बातें की और उन्हें समझा दिया कि हाँ, विजिट के लिए भले कोई और आए, लेकिन मेन काम के दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और सारा काम अपने देख रेख में ही करवाऊँगा। इस चीज़ को सुनकर वो काफ़ी आश्वस्त हो गए और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया। हमारी टीम ने जब वहाँ विज़िट किया, तो विज़िट करने के बाद हमें फ़ोन कर बताया कि वो प्लॉट बहुत बड़ा है। वो एक्चुअली में एक बंगलो है जो कि काफ़ी बड़ा और विशाल है। उसका काम इतना बड़ा होगा कि कम से कम हमें 15-20 दिन से 1 महीने तक भी लग सकता है, और वो लोग पूरी तरीके से अपने पुराने सामान को रिप्लेस करके पूरे घर को रेनोवेट करना चाहते हैं। तो कम से कम 1 महीने का समय ले लीजिए। हम लोगों ने क्लाइंट को ऐसा ही बताया कि कम से कम 1 महीना लगेगा, और उसके बाद बात पैसों की हुई। पैसों की बात पर क्लाइंट बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी बजट से कोई दिक्कत नहीं था, और हमें भी ये समझ में आ रहा था कि जो इतने बड़े घर का मालिक है वो पैसे वाला तो ज़रूर होगा। लेकिन हम कभी किसी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे, हमारे बजट से बस ज़रा सा ऊपर, ताकि अगर बजट ऊपर नीचे हो तो बार बार क्लाइंट को पैसों के लिए परेशान ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते तो क्लाइंट भी इससे इरिटेट होने लगता था। इसीलिए हमने एक बफर बजट लेकर
उन्हें अमाउंट बताया और वो अमाउंट था 20 लाख रुपए का। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको 25 लाख रुपए का अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम एकदम अच्छा होना चाहिए, कोई बंदिश नहीं है, आप समय भी ज़्यादा ले लो, बस मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। हम लोगों ने पूछा हाँ बताइए। उन्होंने कहा कभी भी आप सन सेट होने के बाद, सूर्यास्त के बाद वहां काम नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने हर लड़के को, अपने हर बंदे को वहां से निकाल लेंगे। हमें लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी जब भी हम लोग कहीं किसी बड़े घर में या बड़े सोसाइटी में काम लेते थे तो लोगों को शोर से दिक्कत ना हो या कोई कंप्लेन ना आए, इसलिए अक्सर लोग ये शर्त रखा करते थे कि हाँ रात को 8 बजे के बाद से काम नहीं करना, 7 बजे के बाद से काम नहीं करना। लेकिन इनके तरीके में ये साफ जाहिर हो रहा था कि सनसेट होने के बाद से ये काम बिल्कुल नहीं कराना चाहते। हमें लगा हो सकता है अड़ोसी पड़ोसियों को दिक्कत हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी तो अगल बगल रहते ही नहीं थे। जब हम लोग उस साइट पे पहुंचे और वहां का नजारा देखा तो पता चला इनके घर से 100 मीटर दाएं और 100 मीटर बाएं तक कोई और घर नहीं है। तो अगर हम लोग इतने एकांत में शाम को भी शोर करते हैं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। खैर, क्लाइंट ने जो बोला था वो तो मानना ही था, क्योंकि हम लोग इस चीज पे राजी हो गए थे। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोगों ने क्लाइंट से पर्सनली मिलके सारी बातें की और उन्होंने 25 के बजाय अब 30 लाख का बजट हमें दे दिया था। उन्होंने कहा अगर बजट इससे भी ऊपर जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेडलाइन और समय भी अगर इससे ऊपर जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम अच्छा होना चाहिए और सनसेट के बाद कोई काम नहीं होना चाहिए। मैंने भी हामी भर दी और बहुत खुशी से हामी भर दी, क्योंकि इतना दरिया दिल क्लाइंट तो आज तक मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी इस काम को करते हुए अपने 15 साल लगा दिए थे, लेकिन इतने सालों में कभी भी इतना दरिया दिल और इतना अच्छा क्लाइंट हमें नहीं मिला था। हम सभी बहुत खुश थे और उन्होंने आगे से बढ़कर ये भी बताया कि अगर आपको दिन में काम करते वक्त कोई भी तकलीफ हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक हमारे एक बंदे को बता सकते हैं, वो लाकर वो सारी चीज़ें वहां पहुंचा दिया करेगा। जब काम स्टार्ट हुआ तो काम के पहले ही दिन दोपहर में जब हम लोगों ने खाना खाने के लिए बाहर जाने का सोचा, उससे कुछ पहले उनका आदमी आकर हमारे लिए खाना वगैरह का व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था, चाय के लिए थर्मस और भी बहुत सारी चीजें रखकर चला गया। हमें ये लगा कि ये आदमी तो दरिया दिल के साथ साथ काफी नेक भी है, क्योंकि हमें कहीं जाना ना पड़े और कोई और मेहनत ना करना पड़े खाने पीने को लेकर, इसके लिए कितना व्यवस्था किया है इस इंसान ने। ये सारी चीजें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। फिर हम लोगों ने अपना काम दिल लगाकर करना शुरू कर दिया और जब भी हमें किसी भी चीज की जरूरत होती वो वहीं उसी घर में हमें मिल जाता, क्योंकि हर चीज की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते तक थे वो चीज भी वहां लाकर रख दी जाती थी। हालांकि हमें ये थोड़ा अजीब तो लगता, लेकिन हमें ये पता था कि इन लोगों ने अच्छे से ये चीज जांच परख लिया होगा कि किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। शायद इसलिए भी कर रहे हों कि इनका काम बेतरतीब तरीके से ना हो, पूरे अच्छे तरीके से किया जा सके। क्योंकि अगर हम लोग खाने पीने के लिए बार बार बाहर जाएंगे, पानी के लिए बाहर जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाएंगे तो उससे काम भी डिले होगा। और अगर सब कुछ हमें वहीं मिल जाएगा तो किसी भी वजह से और किसी भी बहाने से किसी को भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो सुबह से लेकर शाम तक काम लगातार चल सकता है, ये भी बात हो सकती थी। खैर, हमें वो इंसान काफ़ी पसंद आ रहा था जिसका कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया था और हम लोग उसके नियमों का पालन भी करते थे। रोज सनसेट होने से पहले पहले वहां से निकल जाया करते थे, चाहे काम कितना भी बाकी हो, सामान बिखरा पड़ा हो, लेकिन घर को ताला लगाकर हम लोग सही समय पे वहां से रोज निकल जाते थे।
मेरे कुछ कारीगरों ने ये भी मुझे सलाह दी कि अगर हम लोग कुछ देर ज़्यादा रुककर काम कर लेते हैं तो शायद ये काम जल्दी निपट जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लाइंट से जो वादा किया गया है उसे मैं ज़रूर निभाऊंगा। क्लाइंट अगर इतना अच्छा है तो उससे किसी भी वजह से और किसी भी तरीके से कोई धोखा नहीं होगा। काम तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में उसको दिया गया वादा भी निभाया जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग अपने काम में जुटे रहे और काम दिन ब दिन आगे बढ़ता रहा। लेकिन बीच बीच में उनका एक बंदा आकर हमारे काम को देखता था, हमारे लिए सामान लाना रखना और हमारी मदद करना भी करता था। उसी बीच कभी कभी क्या चेंजेस करना है ये भी वो आके हमें बता दिया करता था। हम लोगों ने इस काम को हाथ में लेने से पहले 10% एडवांस लिया था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ और ऐड हो रही थी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ते जा रहा था। इस चीज़ को लेकर हमने उस इंसान से कहा कि एक बार आप सर से बात करके कुछ पेमेंट्स करवा दीजिए ताकि हम लोग सामान और रॉ मटेरियल खरीद सकें, क्योंकि जैसे जैसे घर में काम ऐड होते जा रहा है वैसे वैसे हमें अपने पास से पैसे देने पड़ रहे हैं। उस इंसान ने ऐसा ही किया और 20% अमाउंट और पे कर दिया गया। लेकिन अब हमें बार बार ये कहना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारा यही कहना था कि पूरा काम होने के बाद हम लोग एक बार में ही आपको बिल देंगे जिसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। लेकिन हर बार नए काम के ऐड होने की वजह से और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और इतना ज़्यादा पैसा अपने जेब से देना हम लोगों के लिए भारी पड़ने लगा था। इसीलिए मेरे वर्कर्स ने, मेरे बंदों ने मुझे ये सलाह दी कि क्यों ना हम लोग इस काम को जल्दी जल्दी कर लें और रात में भी करके जल्दी कंप्लीट करें ताकि जल्द से जल्द पूरा पेमेंट आ जाए। लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया और फिर से एक बार हम लोगों ने पेमेंट्स के लिए बोला और 10% पेमेंट और भी हो गया। उसके बाद भी काफ़ी और चेंजेस किए गए और चीज़ ऐड की गई और फिर से हमारे पैसे खत्म होने लगे। धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें अब हमारे सिर पे काफ़ी भारी पड़ने लगी थीं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे काम किए थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन अपने पॉकेट से इतना सारा पैसा लगाकर काम कंप्लीट करना ये थोड़ा खटक रहा था हमें। हर बार काम इतना लंबा नहीं चलता था, इसीलिए पेमेंट्स हो जाया करती थी। लेकिन इस बार काम लंबा चल रहा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी बड़ी थी और साथ में शाम ढलने के बाद काम ना करने का डेडलाइन भी हमारे साथ साथ चल रहा था और हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस और एडिशन होने के वजह से ये बिजनेस अब पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा। लेकिन उस इंसान के इतने सारे छूट देने के बाद और इतना ज़्यादा बजट और इतनी हेल्प के बाद उन्हें बार बार पैसों के लिए तंग करना भी हमें ठीक नहीं लग रहा था। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा था और उन्हें काम देख देख कर काफ़ी खुशी भी मिल रही थी। लेकिन एक बार मेरे लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि सर वैसे भी कोई शाम को आता ही नहीं, अगर हम लोग एक दिन रात भर काम कर देते हैं तो करीब करीब 70-80% काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रात में और आराम से हम लोग काम कर सकते हैं और जब हम लोगों को रात में जगकर पूरी रात काम करने में कोई तकलीफ नहीं है तो आप एक बार रिस्क क्यों नहीं ले लेते। मैंने उन लोगों को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन लोगों ने उस वक्त तो मेरी बात सुन ली, लेकिन उस वक्त मुझे ये ना पता था कि ये लोग बाद में क्या करने का प्लान कर रहे हैं। एक दिन मेरा साइट पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे किसी और क्लाइंट से मिलने काफ़ी दूर जाना था। उसके बाद उस दिन मैंने अपने बंदों को सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या और कैसे कैसे करना है वो भी समझा दिया, सारे रॉ मटेरियल्स भी ला के रख दिए और ये भी हिदायत फिर से एक बार दे दी कि आप लोगों को किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए, सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं रुकना है। उन लोगों ने भी मेरे सामने हामी भर दी। उसके बाद मैं अपने काम पे चला गया। लेकिन रात करीब
3 बजे मुझे उन्हीं लोगों का फोन आया। उन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने मुझे बताया कि सर, आपके मना करने के बावजूद हम लोगों ने रात में काम करने का फैसला किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। मैंने उनसे फोन पे पूछने की कोशिश की कि क्यों, क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो कुछ बताता उससे पहले ही फोन कट गया। उसके बाद तुरंत मैंने उस प्रॉपर्टी के ओनर को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताई कि शायद गलती से मेरे लोग वहां रुक गए या पता नहीं क्या हुआ जिसके वजह से वो लोग इतने देर तक वहां पे थे। जिसके बाद उन लोगों की काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और फोन कट गया। मैं जा रहा हूं उन लोगों को देखने के लिए। ये बात सुनते के साथ प्रॉपर्टी के ओनर ने मुझे हिदायत दी कि नहीं, अब आज रात वहां गलती से भी मत जाना, जो भी होगा सुबह में देख लेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं अपने लोगों को यूं ही कैसे वहां पे मरने के लिए छोड़ दूं? हो सकता है किसी चोर ने हमला कर दिया हो या पता नहीं क्या, लेकिन मुझे जाकर देखना तो एक बार बनता है। वो लोग तो मेरे लिए ही काम करते हैं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने इस बात पे बहुत जोर देना शुरू कर दिया, तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने कुछ लोगों को लेकर आ रहा हूँ। बिना मेरे इजाजत के और बिना मेरे तुम वहां अंदर नहीं जाओगे। तुम मेन गेट के बाहर ही रुकोगे जब तक मैं नहीं आ जाता। मैंने हामी भर दी। मैं जल्दी जल्दी वहां के लिए निकला और उन लोगों से करीब करीब 2-3 मिनट पहले ही वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो अभी भी मेरे बंदों के चीखने चिल्लाने की आवाजें अंदर से आ रही थी। मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अंदर जाने लगा, तभी कुछ गाड़ियों में भरकर उनके लोग आए और वो भी आए। उसके बाद उन्होंने कहा, ये गलती मत करो, अकेले मत जाओ, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जब वो मुझे अंदर लेके जाने लगे, तब वो अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके हाथ में एक पोटली जैसी कोई चीज थी और वो अपने आगे आगे उस पोटली को किए बढ़ते जा रहे थे। और उन्होंने मुझे साफ हिदायत दे रखी थी कि तुम या मेरा भी कोई आदमी मेरे से आगे अंदर नहीं जाएगा। पहले मैं जाऊंगा, फिर मेरे इशारे पे तुम लोग अंदर आओगे। वो हाथ में आगे की तरफ पोटली लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने दरवाजे को बस छुआ भर और दरवाजा खुल गया। उसके बाद वो अंदर चले गए। थोड़ी देर में चीखने चिल्लाने की आवाजें शांत हो गईं और उन्होंने चीखते हुए जैसे कि किसी को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि बस अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं और तुम्हें जो चाहिए ये है, रख लो और इन लोगों को जाने दो। उसके बाद उन्होंने इशारा किया और मैं दौड़ते हुए अंदर की तरफ गया। उनके कुछ लोग बाहर खड़े थे और कुछ लोग मेरे साथ अंदर की तरफ गए। जब मैं अंदर गया तो अंदर का मंजर बहुत ही डरावना था और हम लोगों ने जो काम किया था उसमें से आधा काम भी बर्बाद हो चुका था। लग रहा था किसी बड़े जानवर ने हमला करके सारी चीजों को तोड़ दिया है। उसके बाद जब मैंने इधर उधर नजर घुमाया तो काफी बड़े बड़े खूनी हाथों के पंजों के निशान दीवारों पे, क्योंकि वो दीवार बहुत सफेद और साफ थी, साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लोगों से पूछा। वो लोग काफी घायल हालत में थे। मैंने जब उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने डरते हुए एक ओर उंगली से इशारा करते हुए मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की और जब मैंने उस ओर नजर घुमाई तो मैंने देखा कोई सामने से तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक गिरे हुए लाइट लैंप के सामने कोई आकृति बन रही है जो दीवार पे बहुत लंबी चौड़ी और बहुत विकराल नजर आ रही है। उस परछाई को देख के साफ समझ में आ रहा था कि उस परछाई के 2 सींग भी हैं और वो काफी डरावनी सी परछाई बन रही थी। लेकिन उस परछाई और मेरे बीच में इस प्रॉपर्टी के मालिक एक ढाल की तरह खड़े थे और ये साफ समझ में आ रहा था कि इन्हीं के वजह से वो किसी पे हमला नहीं कर रहा या जो भी चीज है वो, क्योंकि वो बीच में खड़े होकर उसे आदेश दे रहे थे कि तुम अंदर की तरफ चले जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत की चीज वहां पड़ी हुई है, उसे भी लेकर जाओ, लेकिन इन लोगों को अब कुछ नहीं करना है। और उनके काफी बोलने के बाद ऐसा ही हुआ।
वो परछाई थोड़ी ही देर में उस दीवार से गायब हो गई और वो पोटली भी वहां से गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने हम सभी को ये बोला कि तुरंत यहाँ से बाहर निकलो, जो चीज़ जहाँ जैसे पड़ी हुई है उसे वहाँ वैसे ही छोड़ दो, बस यहाँ से निकलो। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी में वहाँ से बाहर निकले। वहाँ से निकलने के बाद हमारे आंखों में उन्हें कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। हमारे कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कहा, यहाँ से पहले चलो, कहीं एकांत में बैठकर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन्होंने मेरे लोगों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पे छोड़ दिया और अपने कुछ आदमियों को भी वहाँ पे रुकने के लिए कहा ताकि उनके इलाज में कोई तकलीफ ना आए। मेरे लोगों के इलाज के सारे पैसे भी उन्होंने ही देने का वादा किया। खैर, मुझे पैसों की नहीं, इस बात की फिक्र थी कि मेरे लोग सही सलामत तो हैं, और साथ ही साथ ये कौन सी चीज़ थी जिसने इतनी तबाही मचाई। मैंने उन्हें फिर से सवाल भरे नज़रों से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, अभी यहाँ से चलो, ये लोग, मेरे लोग सब कुछ देख लेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं उनके साथ उन्हीं के गाड़ी में बैठ के वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर तक जाने के बाद एक सुनसान जगह पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और वहाँ गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से करीब करीब 70 साल पहले मेरे दादा हुजूर, जो कि बहुत ही मेहनती इंसान थे, उन्होंने करीब करीब हर चीज़ में अपनी किस्मत आजमा के देखा, लेकिन कहीं भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने बिजनेस, खेती बाड़ी और भी कई सारी चीज़ें की, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना इनकम हो पाता था जिससे उनका घर जैसे तैसे चल पाए, लेकिन उन्हें अपने परिवार को कई सारी खुशियां देनी थी। इसके लिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। बहुत मुश्किल से और किसी पीर बाबा के कहने पे उन्होंने एक अलग जगह के और किसी गुफा की तरफ का रुख किया। उसी गुफा में एक जिन्नात रहता था जिसे काबू करने का तरीका उस पीर बाबा ने बताया था। मेरे दादा हुजूर ने उस जिन को अपने काबू में कर लिया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो इनके शर्तों के लिए तो मान गया, लेकिन उसने भी कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे अपने घर में लेके चलो और वहीं अपने साथ रखो। और कुछ शर्तें भी रखी कि तुम्हारे परिवार के अलावा या तुम्हारे खून के अलावा अगर कोई उस घर में शाम के बाद रुका तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन्हें कुछ कुछ चीजें रोज देनी पड़ती थी उसे, और साथ ही साथ कुछ और भी नियम थे जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इन सारे नियमों को अच्छे से फॉलो करने के बाद उस जिन्नात ने मेरे दादा हुजूर को बहुत सारे खजाने और भी कई सारी चीजें, धन दौलत सब कुछ दी, जिसके वजह से मेरे दादा हुजूर बहुत अमीर होते गए। लेकिन वो उस जमीन से नहीं हट सकते थे क्योंकि वो जिन्नात उसी जमीन पे रहता था, इसीलिए उसी जमीन पे रहना उन्हें बहुत जरूरी था। वहीं पे धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा घर बना लिया, लेकिन उस जमीन को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी हुए। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे डिज़ाइन और बाकी की चीज़ें भी बदली गईं। और जब भी वो चीज़ होती थी तो हमेशा यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था कि शाम के बाद वहाँ काम ना हो और उसे परेशानी ना हो। वही सारी चीज़ें हम लोग करते रहे। मेरे दादा हुजूर के बाद मेरे अब्बा हुजूर ने भी घर के मॉडल में चेंजेस किए, फर्नीचर में चेंजेस किए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि शाम होने के बाद वहाँ कोई ना रहे। मैंने भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले भी एक बार घर को रेनोवेट करवाया था, लेकिन इस बार मैंने आपका काम देखा तो मैंने अपने पुराने कारीगर को छोड़कर आपसे काम करवाना ठीक समझा, क्योंकि वो काम तो अच्छा करता था लेकिन उतनी बारीकी से नहीं जितनी बारीकी से आप लोग करते थे। इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर उन लोगों को, जो पुराने कारीगर थे, अगर उन्हें बताने पे वो लोग इस नियम को अच्छे से मान सकते हैं और काम कर सकते हैं, तो ये नियम अगर आपको बता दिए जाएं तो आप भी इन नियमों के साथ वहाँ काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया और मैंने यही सोचा कि आप लोग वहाँ पे
ये शाम को ना जाने की बात को अच्छे से मानेंगे, लेकिन आज आपके लोगों ने आपके नहीं रहने पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए आपके लोगों पे उस जन्नात ने हमला कर दिया। हम लोगों के अलावा या हमारे परिवार के अलावा वहां और किसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारे पैसों का राज भी यही है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और को ये सारी बातें नहीं बताते तो हम आपको और भी पैसे देने के लिए तैयार हैं और अभी तक आपने जो भी काम किया है अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो भी, और अगर यहीं छोड़ के जाना चाहते हैं तो भी हम लोग आपको पूरा पेमेंट करेंगे। मैंने सोचा अपने लोगों की सलामती के लिए वहां दोबारा काम करना ठीक नहीं होगा। मैंने वहीं पे उन लोगों को ये मना कर दिया कि अब मैं अपने लोगों को लेकर वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उन्होंने मेरे बात का सम्मान करते हुए मुझे वहीं पे एक चेक काट के दे दिया और मैंने भी वो चेक लेकर उनके काम को वहीं पे अलविदा कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा तो उनसे नहीं मिला, लेकिन हाँ, उनकी आखिरी हिदायत मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि कभी भी किसी को ये बात मत बताना और इस बारे में कभी जिक्र भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और उनकी हिदायत को मैं कभी भूला भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि वो एक सैकड़ों साल पुराना जिन है और जो भी हमारे खिलाफ कुछ भी करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि मुझे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि कोई हमारे खानदानी राज को बाहर निकाले। अब उन्होंने अपने तौर पे मुझे धमकी दी थी या उस जिन के तौर पे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये एक साफ चेतावनी थी और मैंने इसे बहुत सीरियसली लिया। आज इस बात को बहुत लंबा समय हो चुका है, इसलिए मैंने अंदर ही अंदर घुटने के बजाय ये बात आप लोगों को बताने का फैसला किया। खैर, मैंने जो सोचा और जो देखा और जो फैसला किया वो सही है या गलत, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मुझे रोज अंदर से कचोटती थी, परेशान करती थी। इसीलिए आज मैंने आप लोगों को ये एक कहानी के तौर पे बता दी जो कि मेरी आप बीती थी। आप लोगों को ये कहानी लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्चाई थी। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।